अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 जो कि फंक्शन और लिमिट्स के बारे में है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम पहले उसकी कुछ कंसेप्ट समझ लेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन का जो वर्ड था वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था और उन्होंने क्या कहा था इस बारे में कि फंक्शन क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी डिटेल देखते हैं कि उसमें और क्या क्या कुछ हो सकता है। अच्छा जी, जिस तरह से इसकी बुक्स में हम कंसेप्ट इसकी देखते हैं तो कंसेप्ट में यही हमें पता चल रहा है कि ये जो वर्ड फंक्शन था वो सबसे पहले यूज किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज ने, यानी उन्होंने इस वर्ड को बनाया था। फंक्शन के बारे में उसने जो बात कही थी वो कुछ इस तरह से थी। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये उनका एक फिक्रा था जो कि उन्होंने कहा था फंक्शन के बारे में कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। चूंकि उन्होंने बात की थी रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कि दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं वो किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होते हैं। तो अब ये जो बात थी उसकी वो फिर मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसको प्रूव किया गया। बाद में एक मैथमेटिशियन था यूलर के नाम से, जिसको ये आइडिया इसका पसंद आया, उसके ऊपर उसने काम किया कि लेबनीज ने जो ये बात कही है फंक्शंस के बारे में। तो ये तो सिर्फ एक इसने कंडीशन कही थी कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, बाकी डिटेल उन्होंने नहीं दी। बाद में उसने काम किया उसके ऊपर, तो उसमें से उसने कुछ चीजें निकाली जिसमें डिफिनीशन उसने उसको डिराइव किया। फिर उसके बाद कौन से सेट हो सकते हैं, किस तरह से वो अप्लाई होंगे, सारा कुछ उसमें उन्होंने बता दिया। तो अब यहाँ पे हम उसकी डिफिनीशंस को देख लेते हैं या उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि फंक्शन इज अ रूल और कोरस्पॉन्डिंग्स, यानी या तो वो एक रूल होगा किसी भी तरह से। रूल का मतलब क्या होगा वो हम बाद में इसको समझते हैं। या कोरस्पॉन्डिंग होगी। कोरस्पॉन्डिंग जो है वो फंक्शन के अंदर अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ रिलेट हो रही है तो हम कहते हैं कि ये कोरस्पॉन्ड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे दैट ईच एलिमेंट इन फर्स्ट सेट कोरस्पॉन्ड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेकंड सेट। उन्होंने ये बात कही कि अगर एक सेट है उसमें से हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो किसी दूसरे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ क्या होगा, कोरस्पॉन्ड करेगा, यानी उसकी ज्वाइनिंग होगी या किसी ना किसी तरह से वो आंसर आएगा। तो उन्होंने ये कंडीशन जो थी, जो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बात कह दी कि इससे इसकी डिफिनीशन निकलेगी। ठीक हो गया, तो इसकी बराबर फिर प्रॉपर डिफिनीशन बन गई बाद में। तो वो हम देख लेते हैं डिफिनीशन क्या कह रही है हमें और डिफिनीशन के साथ और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो यहाँ पे हमें तीन वर्ड नजर आ रहे हैं: फंक्शन की डिफिनीशन, डोमेन की डिफिनीशन और रेंज की डिफिनीशन। अब इसमें फंक्शन की डिफिनीशन जो है वो यहाँ से इस तरह से है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम a set x to a set y is a rule or a corresponding that assign to each element x in capital X a unique element y in capital Y। उन्होंने ये कहा कि फंक्शन एफ जो है वो एक रूल होगा जो कि सेट एक्स से सेट वाई के ऊपर होगा, और दूसरी चीज इस तरह से वो असाइन होगा, यानी जब वो अप्लाई होगा तो इस तरह से होगा कि कैपिटल एक्स में से कोई भी एक एलिमेंट एक्स हम ले लेते हैं तो उसका एक यूनिक इमेज आएगा कैपिटल वाई सेट के अंदर, यानी एक सेट के लिए एक ही आंसर होगा सेट वाई के अंदर। तो इसको इस तरह से इन्होंने रिलेट किया। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में जो कि लिखा हुआ है एक्स प्लस वन की फॉर्म में, चले इस तरह लिख लेते हैं। अब देखें, इसको उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि आपके पास दो सेट हैं। एक सेट एक्स है जिसमें आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 एंड 3, और दूसरा सेट है वाई जो कि फिलहाल हमें एम्प्टी नजर आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस सेट में से, यानी जो सेट एक्स की वैल्यूज है, सेट एक्स में से उन्होंने एक एलिमेंट लिया और वो यहाँ पे लिख दिया एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे लिखने से क्या हो गया, 1 + 1, सो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, सिंपल 2 आ गया वाई सेट के अंदर। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक और एलिमेंट लिया और वो यहाँ पे लिख दिया, एफ ऑफ 2 लिखा तो ये हो गया 2 + 1, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि यहाँ पे 3 भी आ गया। फिर नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, एक और एलिमेंट लिया जो कि यहाँ पे मेंशन है 3, सो 3 + 1 एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। सो ये आपके पास क्या हो गई, एक और वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा समझाने के लिए, यानी इसको इजी मेथड समझाने के लिए इस तरह से बॉक्सेस बना लेते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये वो रूल है एफ,
ठीक है ना, जो यहाँ पे अप्लाई हुआ है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, एक्स प्लस वन की फॉर्म में। और वो रूल ये था कि ये सेट अगर एक्स है और ये वाई सेट है तो इस सेट के जो एलिमेंट है 1 2 और 3, इसके जो आंसर आ रहे थे वो कुछ इस तरह से, जैसे कि 1 से 2 आंसर आया था, फिर 2 से आंसर आया था 3 और 3 से आंसर आया था 4। तो वही बात जो वो समझाना चाह रहे थे कि अगर एक सेट के एक एलिमेंट को हम लेते हैं और उसकी वैल्यू उस फंक्शन के रूल के अकॉर्डिंग वेरीफाई यानी सिंप्लीफाई करते हैं, तो उससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है एट अ टाइम। सो 1 से क्या आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। इस तरह 2 से 3 और 3 से 4 आंसर आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें डिफिनीशन में आगे देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन एंड द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y इन y इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो सेट x था ये वाला, इसको उन्होंने डोमेन का नाम दे दिया, और जो दूसरी वैल्यूज थी यहाँ पे y की, उसको उन्होंने रेंज का नाम दे दिया कि ये रेंज होगा। या इस रेंज को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कोडोमेन भी कह सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी जो सेट हमें गिवन होगा तो वो सेट की वैल्यू जो होंगी वो डोमेन कहलाएंगी, और उसके जो प्री इमेजेस आएंगी या उसके आंसर जो हमारे पास आएंगे वो जो दूसरा सेट बनेगा वो कोडोमेन या रेंज कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें डिफिनीशन में बस यही बातें थी कि एक तो एक रूल होगा जो कि किस तरह से साइन होगा कि एक सेट के एक एलिमेंट से अगर हम लिखते हैं तो उसका एक ही इमेज आएगी जो कि सेट वाई के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर यहाँ पे हमने देख लिया कि इसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज लिखी, उन डिफरेंट वैल्यूज पे उसके डिफरेंट आंसर भी आ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो उन्होंने बात कही थी कि हाँ एक वैल्यू अगर लेते हैं तो वो सेट के रूल के अकॉर्डिंग उसकी एक ही एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है सेट वाई का रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो वो हमें मिल गई यहाँ पे। इस तरह से सेकंड एलिमेंट पे भी आया और थर्ड एलिमेंट पे भी हमें यही वैल्यू मिल गई। फिर उन्होंने क्या किया, जो गिवन सेट था उसको उन्हें डोमेन का नाम दे दिया, और जो वैल्यूज हमें रिसीव हुई है वो हो गई है रेंज या कोड डोमेन का उन्हें नाम दे दिया। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि इसके अलावा उसमें और क्या क्या चीज हो सकती है। अब वो कंडीशन जिसमें उन्होंने कहा था कि एक वैल्यू डिपेंड कर रही है किसी और वैल्यू के ऊपर, यानी वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अनदर क्वांटिटी, उसका क्या मतलब था। सो वो नोटेशन के अंदर उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि नोटेशन में हम उसको देख लेते हैं वो कैसे हो सकते हैं। वो इस तरह से है कि इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल y, सॉरी इन अ वेरिएबल x, अगर एक वेरिएबल y है जो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल x के ऊपर, in such a way that each value of x determine exactly one value of y। ये अभी हमने जिस तरह ऊपर उसमें एग्जांपल में देखी कि इस तरह से उन्होंने बनाया नोटेशन को समझाने के लिए कि अगर y वेरिएबल डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसका मतलब इस तरह से कि x की एक वैल्यू के लिए एग्जैक्टली सिर्फ वन एलिमेंट यानी वन आंसर ही आ रहा था। तो इससे हम कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y जो है वो क्या है, एज अ फंक्शन ऑफ x होगा। और फिर स्विस मैथमेटिशियन यूलर, जिसकी मैंने बात की थी, इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू राइट अ स्टेटमेंट y इज अ फंक्शन ऑफ x। उन्होंने फिर क्या किया, इसको एक लिखने का तरीका जिस तरह मैंने बात की थी कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उसकी कंप्लीट डिटेल निकाल दी। तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको हम पढ़ते भी हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी फॉर्म में इसको पढ़ते हैं जिस तरह उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। सो उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन की थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी और डोमेन और रेंज का भी पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि कंप्यूटर, अक्सर बच्चों ने कंप्यूटर यूज करते हैं या कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो इसकी जो रिलेशनशिप है फंक्शन की वो कंप्यूटर के साथ भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इनपुट लिखा हुआ है, फिर फंक्शन लिखा हुआ है, फिर आउटपुट लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर को देखें तो वहां पे हम इनपुट देते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसका आउटपुट यानी रिजल्ट निकालता है। मशीन, जो भी कोई मशीन होगी तो मशीन भी इस तरह से काम करती है, हम उसको इनपुट डेटा देते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसमें से आउटपुट रिजल्ट निकालता है। तो ये भी सेम उसी तरह से ही काम कर रहा है, यानी मशीन को देख लें या किसी भी कंप्यूटर को देख लें तो वो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको इस तरह से किया कि इनपुट देंगे, फंक्शन एफ अप्लाई होगा तो वो आंसर जो होगा इसका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसको हमने भी सिंबॉलिक वे के लिखने का तरीका भी देख लिया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ गया। अब इसके अंदर दो वेरिएबल यूज हुए हैं हमारे पास, एक वेरिएबल यूज हुआ है x और दूसरा वेरिएबल यूज हुआ है y, जो कि हम थोड़ा सा समझ लेते हैं x की फॉर्म में, जिसको हम फंक्शन की तरह पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपके पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल x है। जो y वेरिएबल है इसको क्या कहते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्यों कह रहे हैं ये मैं भी समझा देता हूं। और ये जो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू है x की, ये क्या है आपके पास,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा जी, जब तक x की जगह पे हम वैल्यू नहीं लिखेंगे तब तक y का कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब यह हो कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो x की जगह वैल्यूज लिखेंगे तब भी y की वैल्यूज आएंगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। अब इसको रिप्रेजेंटेशन की जो फॉर्म है वो हम डिफरेंट तरह से फंक्शन को लिखेंगे। इसको हम एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको एच की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैपिटल जी की फॉर्म में लिख सकते हैं और कैपिटल एच की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी नोटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से अगर हम फंक्शन सेट की बात करें, कोई भी सेट हम लिख लेते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो ये जो z है ये क्या है, इसको नोटेशन है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फंक्शन को भी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ जी एच या कैपिटल एफ जी और एच से इस फंक्शन, कोई भी फंक्शन है तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके साथ अब हम देखते हैं कि फंक्शन को अगर हमें कोई कहता है कि आप हमें फंक्शन के बारे में बताएं कि अगर हम फंक्शन को ड्रा ना करें बल्कि हमें कोई शेप दे दी गई हो और हमसे पूछा जाए कि बताएं कि कोई फंक्शन, ये फंक्शन है या नहीं है, यानी ग्राफिकल फॉर्म में हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि आप ये जो वैल्यूज है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह हो सकती हैं। तो ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन वो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे थे इस टॉपिक को, जो कि कुछ इस तरह से है कि आपके पास तीन चार फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, ग्राफ के डिफरेंट ग्राफ की फंक्शन की वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे। अब इसके ऊपर क्या हुआ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई हुआ है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से होता क्या है, जब आप इसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करेंगे और वो लाइन इस ग्राफ को, यानी ग्राफ के अंदर जो वैल्यू है अगर उसको एक दफा टच करती है तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा दफा टच करे तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, फंक्शन नहीं है। इसको इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखें, यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट हुआ है तो यहाँ पे एक दफा इसको टच किया है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट है तो यहाँ पे भी वन टाइम टच किया, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वन टाइम एंड सेकेंड टाइम दो दफा इस फंक्शन को टच किया है। ये जो एक्स वाई के प्लेन की वैल्यूज हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ना हो के बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि सर यहाँ पे यहाँ भी टच हुआ है और यहाँ भी टच हुआ है। तो ये आपने भी कहा कि एक ही दफा टच होना चाहिए, लेकिन इस ग्राफ में दो दफा टच हो रहा है। ये जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन की वैल्यूज है इसकी बात नहीं हो रही, बल्कि इस फंक्शन के ग्राफ की बात हो रही है सिर्फ। फिर यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन को एक दफा टच कर रहा है, इसका सर्कल को दो दफा टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं और यहाँ पे भी टच कर रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये जो शेप है आपके पास सी, ये फंक्शन नहीं है। इस शेप को देख रहे हैं तो इसमें देखें वन टाइम, टू टाइम और थ्री टाइम, इसको तीन दफा, एक ही लाइन को तीन दफा टच कर रहा है। तो इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो आपके पास लाइन है, यानी इरेगुलर लाइन कोई भी इस तरह से ड्रा की गई है, ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन को आपने इस तरह भी समझ लिया कि या तो हम उसकी बात करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, जो कि पीछे हमने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ लिया इसको, और दूसरा जो है वो अगर डायरेक्ट हमने बताना हो ग्राफ की फॉर्म में तो उसमें यह होगा कि वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, और अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट के बाद आपकी वैल्यू जो है वो वन टाइम उस पर टच करती ग्राफ को तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन होगा, और अगर एक से ज्यादा मरतबा उसको टच करे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन नहीं है आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर।